नमस्कार मित्रों, आज हम प्रेमचंद का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, आपने जब से होश संभाला आप प्रेमचंद को पढ़ते और प्यार करते आए हैं। बचपन से लेकर उम्र ढलने तक प्रेमचंद आपके संग संग चलता रहा है। निश्चय ही आप में से कितनों का ही प्रेमचंद साहित्य से गहरा परिचय भी होगा और मुझे विश्वास है कि प्रेमचंद के जीवन परिचय की मोटी मोटी बातें भी आप काफी कुछ जानते होंगे। जैसे कि उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लमही नाम के एक गांव में हुआ था और उनके पिता मुंशी अजायब लाल एक डाक मुंशी थे। घर पर साधारण खाने पीने पहनने ओढ़ने की मोहताजी तो न थी, पर इतना शायद कभी न हो पाया कि उधर से निश्चिंत हुआ जा सके। मगर यह सब तो बड़े लोगों की चिंता थी। जहां तक इस लड़के नवाब या धनपत की बात थी, यही उनके असल नाम थे। प्रेमचंद तो लेखकीय उपनाम था, ठीक ठीक अर्थों में छद्म नाम, जो उन्होंने सोजे वतन नामक अपनी पुस्तिका के सरकार द्वारा जब्त करके जला दिए जाने के बाद 1910 में अपनाया था, ताकि उस गोरी सरकार की नौकरी में रहते हुए भी वह पूर्ववत लिखते रह सके और उन्हें फिर राजकोप का शिकार न बनना पड़े। उनका बचपन भी गांव के और सब बच्चों की तरह खेल कूद में बीता, जो बचपन का अपना वरदान है। 6-7 साल की उम्र में कायस्थ घरानों की पुरानी परंपरा के अनुसार उसे भी पास ही लालगंज नाम के एक गांव में एक मौलवी साहब के पास, जो यूं पेशे से दर्जी थे, फारसी और उसी के साथ घलवे में उर्दू पढ़ने के लिए भेजा जाने लगा। पर उससे नवाब के खेल तमाशे में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मौलवी साहब काफी मौजी तबीयत के ढीलम ढाल आदमी थे, जिनका किस्सा नवाब ने आगे चलकर अपनी कहानी चोरी में खूब रस लेकर सुनाया है। पर वह जैसे भी ढीलम ढाल रहे हों, वह शायद पढ़ाते अच्छा ही थे, क्योंकि लोग कहते हैं मुंशी प्रेमचंद का फारसी पर अच्छा अधिकार था। फारसी भाषा का प्यार भी मौलवी साहब ने लड़के के मन में जरूर अच्छा जगाया होगा, क्योंकि बीए तक की परीक्षा में प्रेमचंद का एक विषय फारसी रहा। थोड़ी सी पढ़ाई और ढेरों खिलवाड़ के साथ गांव की जिंदगी के अपने मजों के साथ माँ और दादी के लाड़ प्यार में लिपटे हुए दिन बड़ी मस्ती में बीत रहे थे कि गोया आसमान से इस बच्चे का इतना सुख न देखा गया। और उसी साल माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। मुंशी अजायब लाल की ही तरह वह भी संग्रहणी की पुरानी मरीज थी। इस बार का हमला जानलेवा साबित हुआ। नवाब तब 7 साल का था और उसकी बड़ी बहन सुग्गी 15 की। उसी साल उसका ब्याह मिर्जापुर के पास लाहौली नाम के गांव में हुआ था। गौना भी हो गया था। माँ के मरने के 8-10 रोज पहले आई। बड़ी बड़ी सेवा की। नवाब भी माँ के सिरहाने बैठा पंखा झलता रहता और उसके चचेरे बड़े भाई बलदेव लाल, जो 20 साल के नौजवान थे और एक अंग्रेज के यहाँ टेनिस की गेंद उठा उठा कर खिलाड़ी को देने पर नौकर थे, दवा दारू के इंतजाम में लगे रहते। लेकिन सब व्यर्थ हुआ। 7 साल के नवाब को अकेला छोड़कर माँ चल बसी और उसी दिन वह नवाब, जिसे माँ पान के पत्ते की तरह फेरती रहती थी, देखते देखते सयाना हो गया। अब उसके सर पर तपता हुआ नीला आकाश था, नीचे जलती हुई भूरी धरती थी, पैरों में जूते न थे और न बदन पर साबित कपड़े। इसलिए नहीं कि एकाएक पैसे का टोटा पड़ गया था, बल्कि इसलिए कि इन सब पर नजर रखने वाली माँ की आंखें मुद गई थीं। बाप यूं भी कब माँ की जगह ले पाता है। उस पर से वह काम के बोझ से दबे रहते। तबादलों का चक्कर अलग से, कभी बांदा तो कभी बस्ती, कभी गोरखपुर तो कभी कानपुर,
कभी इलाहाबाद तो कभी लखनऊ, कभी जियनपुर तो कभी बड़हलगंज। किसी एक जगह जम कर न रह पाते। बेटे को उनके संग साथ की, दोस्ती की भी जरूरत हो सकती है। इसके लिए उनके पास न तो समझ थी और न समय। कजाकी में मुंशी ने शायद अपनी ही बात बच्चे के मुंह से कहलवाई है। बाबूजी बड़े गुस्सेवर थे। उन्हें काम करना बहुत पड़ता था। इसी से बात बात पर झुंझला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी आता ही न था। वह भी मुझे कभी प्यार न करते थे। यानी कि प्यार, दोस्ती, संग साथ नवाब को जो कुछ मिलता था अपनी माँ से मिलता था। सो माँ अब नहीं रही। माँ जैसा ही प्यार कुछ कुछ बड़ी बहन से मिलता था। सो वह अब अपने घर चली गई। नवाब की दुनिया घर के नाते सुनी हो गई। यह कमी कितनी गहरी, कितनी तड़पाने वाली रही होगी, जो सारी जिंदगी यह आदमी उससे उबर नहीं सका। और उसने बार बार ऐसे पात्रों की सृष्टि की जिनकी माँ बचपन से ही मर गई थी और फिर उनकी दुनिया सुनी हो गई। कर्म भूमि में अमरकांत कहता है, जिंदगी की वह उम्र जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है बचपन है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। उस वक्त खुराक न पाकर उसकी जिंदगी खुश्क हो जाती है। मेरी माँ का उसी जमाने में देहांत हुआ और तब से मेरी रूह को खुराक नहीं मिली। वही भूख मेरी जिंदगी है। और फिर दूसरी माँ के आ जाने का भी शायद वह अपना ही अनुभव है, जिसे मुंशी जी ने उसी अमरकांत की कहानी कहते हुए यूं व्यक्त किया है। समरकांत ने मित्रों के कहने सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस 7 साल के बालक ने नई माँ का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द ही मालूम हो गया कि उसकी माँ उसकी जिद और शरारतों को उस क्षमा दृष्टि से नहीं देखती जैसे उसकी माँ देखती थी। वह अपनी माँ का अकेला लाडला था, बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट। जो बात मुंह से निकल जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। नई माताजी बात बात पर डांटती थीं, यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वह मना करती उसे अदबदा कर करता। पिता से भी ढीठ हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन न रहा। यह मनः स्थिति ठीक वह थी जिसमें इस लड़के नवाब के बहक जाने का पूरा सामान था। लेकिन प्रकृति जैसे अपने तमाम जंगली फूल पौधों को, जिनकी सेवा टहल के लिए कोई माली नहीं होता, नष्ट होने से बचाती है, उसी तरह इस आवारा छोकरे को भी बचाने का एक ढंग उसने निकाला। ऐसा ढंग जो उसकी नैसर्गिक प्रतिभा के अनुकूल था। आवारागर्दी को उसने बंद नहीं किया, बस एक हल्का सा मोड़ दे दिया। मोटी मोटी तिलिस्म और एयारी की किताबों में, जिनका रस छन छन कर उसके भीतर के किस्सागों को खुराक पहुंचाने लगा। इन किताबों में सबसे बढ़कर थी फैजी की तिलिस्मे होशरुबा। 2-2 हजार पन्नों की 18 जिल्दें। 13 साल के इस लड़के ने उसको तो पढ़ ही डाला और भी बहुत कुछ पढ़ डाला, जैसे रेनाल्ड की मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन की 25 किताबों के उर्दू वजुर में, मौलाना सज्जाद हुसैन की हास्य कृतियाँ, मिर्जा रुसवा और रतननाथ सरसार के ढेरों किस्से। कोई पूछे कि इतनी सब किताबें इस लड़के को मिलती कहाँ थीं? रेती पर एक बुक सेलर बुद्धिलाल नाम का रहता था। मैं उसकी दुकान पर जा बैठता था और उसके स्टाफ से उपन्यास ले लेकर पढ़ता था, मगर दुकान पर सारे दिन तो बैठ न सकता था। इसलिए मैं उस दुकान से अंग्रेजी पुस्तकों की कुंजियां और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था और उसके मुआवजे में दुकान से उपन्यास घर लाकर पढ़ता था। 2-3 वर्षों में मैंने, यह गोरखपुर की बात है, जहां उन दिनों वह अपने पिता और दूसरी माँ के साथ रहता था और रावत पाठशाला में पढ़ता था, जहां उसने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की।
कहने की जरूरत नहीं कि जहाँ ऐसी अच्छी अच्छी किताबों की पढ़ाई दिन रात चल रही हो, वहाँ स्कूल की नीरस किताबों को कौन देखता होगा और क्यों देखे। पर हमारे कथा साहित्य की दृष्टि से जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि सच्चे अर्थों में इन्हीं दिनों इन्हीं सब तैयारियों में से होकर उस अमर कथाकार प्रेमचंद का जन्म हुआ, जो आगे चलकर उर्दू और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आधुनिक कहानी का जन्मदाता बना और आज दुनिया से चले जाने के 50 बरस बाद भी अपने उसी सर्वोच्च शिखर पर बैठा है, और जिसने दुनिया को ऐसी लगभग 300 कहानियां और 14 छोटे बड़े उपन्यास दिए, जिन्हें एक बार उठा लेने पर फिर छोड़ा नहीं जा सकता। जैसा कि आप सभी उनके असंख्य पाठकों का नित्य का अनुभव है। स्वाभाविक ही है कि प्रेमचंद की गिनती आज दुनिया के महान लेखकों में होती है, और उनके साहित्य का अनुवाद भारत की सभी भाषाओं में ही नहीं, दुनिया की और भी 50 भाषाओं में किया जा चुका है। रूसी, चीनी जैसी किन्हीं किन्हीं भाषाओं में तो शायद संपूर्ण प्रेमचंद साहित्य। लेकिन वह लेखक कितना भी बड़ा क्यों न हो, आदमी बहुत ही सीधा साधा था। नितांत सरल, निश्चल, विनयशील और वैसी ही सीधी सादी उसकी जीवन शैली थी। 16 आने वैसी ही जैसी किसी भी दफ्तर के बाबू या स्कूल के मास्टर की होती है। सवेरे 9-10 बजे घर से सीधे अपने काम पर, और शाम को 5 बजे सीधे अपने घर। अपने ही जैसे 2-4 संगी साथियों और अपने परिवार की छोटी सी दुनिया ही उसकी कुल दुनिया है, जिसमें घर का बाजार हाट भी है, बच्चों की सर्दी खांसी भी है और परिवार की दांत किलकिल भी है। और फिर उन सबके बीच समर्पित भाव से किया गया इतना सब अजस लेखन है, जो सचमुच आश्चर्यजनक लगता है जब इस बात की ओर ध्यान जाता है कि इतना सब जो लिखा गया है वह लगभग सारी उम्र 7-8 घंटे की एक न एक नौकरी करते हुए लिखा गया है। मजे से पूरे समय लिख सकें इतनी भी सुविधा बेचारे को न जुट पाई। शुरू से लेकर आखिर तक अभाव और जीवन संघर्ष की एक ही गाथा। वह अभी मुश्किल से 15 का था कि घर वालों ने उसका विवाह कर दिया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 16 का होते होते पिताजी गृहस्थी का सब बोझ लड़के के सिर पर डालकर परलोक सिधारे। फलतः उस वर्ष वह मैट्रिक की परीक्षा भी नहीं दे पाया। अगले वर्ष परीक्षा में बैठा, द्वितीय श्रेणी से पास तो हो गया, लेकिन कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पाया। पर हाँ, संजोग से बनारस के पास ही चुनार के एक स्कूल में मास्टरी मिल गई, और 1899 से स्कूल की मास्टरी का जो सिलसिला चला वह पूरे 22 साल यानी 1921 तक चला। जबकि मुंशी जी ने गांधी जी के आह्वान पर गोरखपुर के सरकारी स्कूल से इस्तीफा दिया। नौकरी करते हुए ही उन्होंने इंटर और बीए पास किया। स्कूल मास्टरी के इस लंबे सिलसिले में प्रेमचंद को घाट घाट का पानी पीना पड़ा। कुछ बरस में यहाँ से वहाँ तबादले होते रहे। प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, कानपुर से, हमीरपुर से, बस्ती से, गोरखपुर। इन सब स्थान परिवर्तनों में शरीर को कष्ट तो हुआ ही होगा, और सच तो यह है कि इसी जगह जगह के पानी ने उन्हें पेचिश की दायमी बीमारी दे दी, जिससे उन्हें फिर कभी छुटकारा नहीं मिला। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये कुछ वर्षों में हवा पानी बदलना, नए नए लोगों के संपर्क में आना, नई नई जीवन स्थितियों से होकर गुजरना, कभी घोड़े और कभी बैलगाड़ी पर गांव-गांव घूमते हुए प्राइमरी स्कूलों का मुआयना करने के सिलसिले में अपने देश के जनजीवन को गहराई में बैठ कर देखना, नई नई सामाजिक समस्याओं और उनके नए नए रूपों से रूबरू होना उनके लिए रचनाकार के नाते एक बहुत बड़ा वरदान भी था। दूसरे किसी आदमी को यह दर दर का भटकना शायद भटका भी सकता था, बिखेर भी सकता था, पर मुंशी जी की अपनी साहित्य सर्जना के प्रति जैसा अनुशासित एकचित समर्पण आरंभ से ही था,
यह अनुभव संपदा निश्चय ही उनके लिए अत्यंत मूल्यवान सिद्ध हुई होगी। जीवन परिचय के संदर्भ में एक बात जो यथा स्थान नहीं आ पाई वह यह कि प्रेमचंद ने शिवरात्रि के दिन 1906 में लगभग उन्हीं दिनों जब वह शायद अपना छोटा उपन्यास प्रेमा, उर्दू में हम खुरमा ओ हम सबाब, हिंदी में लिख रहे होंगे, उसका प्रकाशन 1907 में हुआ, जिसका नायक एक विधवा लड़की से विवाह करता है। उन्होंने स्वयं एक विधवा लड़की शिवरानी देवी से विवाह किया, जो कालांतर में उनके 6 बच्चों की मां बनी, जिनमें से 3 अभी जीवित हैं। शिवरानी देवी बहुत सच्ची, अक्खड़, निडर, अहंकार की सीमा तक स्वाभिमानी, दबंग, शासन प्रिय महिला थीं। प्रेमचंद खुद जैसे कोमल स्वभाव के आदमी थे, उन्हें शायद ऐसी ही जीवन सहचरी की जरूरत थी और शायद इसीलिए प्रेमचंद के जीवन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब जितना मिला उतने में घर चलाया, पारिवारिक चिंताओं और रगड़ों झगड़ों से उन्हें मुक्त किया, जिसका ही नतीजा था कि सब अभावों के बीच भी वह शांति से अपना काम कर सके और बराबर उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर उनकी शक्ति के एक स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। 8 फरवरी 1921 को गांधी जी ने गोरखपुर की एक सभा में, जिसमें प्रेमचंद भी उपस्थित थे, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए लोगों का आह्वान किया। प्रेमचंद के मन में भी कुछ संकल्प बना। घर आए, पत्नी से कहा। 5 दिन संशय में गुजरे। 21 साल की जमी जमाई नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मुंशी जी की सेहत खराब, घर में 2 छोटे छोटे बच्चे और तीसरा होने वाला। आगे परिवार कैसे पलेगा इसका कुछ ठौर ठिकाना नहीं। पर 6ठे दिन शिवरानी देवी ने हिम्मत बटोर कर हरी झंडी दिखा दी। अगले दिन मुंशी जी ने इस्तीफा दाखिल कर दिया और 8वें दिन 16 फरवरी 1921 को मुंशी जी अपनी इतनी पुरानी सरकारी नौकरी को लात मारकर बाहर आ गए। उसी रोज मुंशी जी ने अपना सरकारी क्वार्टर छोड़ दिया। कुछ रोज बाद यह योजना बनी कि महावीर प्रसाद पोद्दार के साझे में एक चरखे की दुकान शहर में खोली जाए। आखिर दुकान खुली, 10 करघे लगाए गए, लेकिन दुकान चलाना, भले ही वह चरखे की दुकान हो, मुंशी जी के बस का रोग न था। उस तरह की देश सेवा के लिए मुंशी जी बने ही न थे। उनका माध्यम तो साहित्य है, सो लिखाई जोर शोर से चल रही है। स्वराज्य के संदेश का प्रचार करने वाले लेख और सीधी सादी देश प्रेम की कहानियां, जिनमें किसी तरह का बनाव श्रृंगार नहीं है, और न उनको लिखते समय मुंशी जी को इस बात की ही चिंता है कि उनकी गिनती अस्थाई साहित्य में होगी या नहीं। गांधी जी ने स्वराज्य की लड़ाई छेड़ रखी है। हर वह आदमी जिसे अपने देश से प्यार है इस समय स्वराज्य का सिपाही है। कोई मैदान में जाकर लाठी खाता है, कोई जेल की राह पकड़ता है। मुंशी जी अपना कलम लेकर मैदान में उतरते हैं। इसी ख्याल से उन्होंने गोरखपुर से निकलने वाले एक उर्दू अखबार तहकीक और एक हिंदी अखबार स्वदेश से बाकायदा जुड़ने और उनमें नियमित रूप से बराबर लिखने की कुछ शक्ल बनानी चाहिए, पर वह नहीं बनी। तो मुंशी जी बनारस आ गए और फिर कुछ ऐसा संजोग बना कि सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के 4 महीने बाद मुंशी जी मारवाड़ी विद्यालय कानपुर पहुंच गए। लेकिन अपने यहाँ प्राइवेट स्कूलों का जो हाल है, स्कूल के हेडमास्टर प्रेमचंद की स्कूल के मैनेजर महाशय काशीनाथ से नहीं बनी, और साल पूरा नहीं होने पाया कि मुंशी जी ने बहुत तंग आकर 22 फरवरी 1922 को वहां से भी इस्तीफा दे दिया और फिर बनारस पहुंच गए। बनारस में उन्होंने संपूर्णानंद जी के जेल चले जाने पर कुछ महीने मर्यादा पत्रिका का संपादन भार संभाला। फिर वहां से अलग होकर काशी विद्यापीठ पहुंच गए, जहां उन्हें स्कूल का हेडमास्टर बना दिया गया। अपना प्रेस खोलने की धुन भी बरसों से मन में समाई थी। उसकी भी तैयारी साथ साथ चलती रही। कुछ ही महीनों बाद जब स्कूल बंद कर दिया गया तो मुंशी जी
पूरे मन प्राण से प्रेस की तैयारी में लग गए, जो अंततः खुला तो मगर गले का ढोल बनकर रह गया, जो न तो बजाए बजता था और न गले से निकालकर फेंका जाता था। आखिर लखनऊ से माधुरी पत्रिका के संपादक की कुर्सी संभालने का प्रस्ताव मिलने पर उसे स्वीकार करने के सिवा गति न थी, क्योंकि अपना प्रेस रोजी रोटी देना तो दूर रहा, बराबर घाटे पर घाटे दिए जा रहा था। फिर 6 बरस लखनऊ रह गए और वहीं रहते रहते 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया। उसके कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी मध्य प्रदेश के सागर जिले की तहसील देवरी के एक अच्छे खाते पीते देश सेवी घराने में कर दी थी। 1932 के आरंभ में लखनऊ का आबदाना खत्म हुआ और मुंशी जी फिर बनारस आ गए। हंस तो निकल ही रहा था, जागरण नामक एक साप्ताहिक और निकाला। वह भी बहुत अच्छा पत्र था, लेकिन अच्छा पत्र निकालना और उसे चला पाना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। दोनों पत्रों के कारण जब काफी कर्जा सिर पर हो गया, तब उसे सिर से उतारने के लिए मोहन भावनानी के निमंत्रण पर उनके अजंता सिनेटोन में कहानी लेखक की नौकरी करने बंबई पहुंचे। मिल या मजदूर के नाम से उन्होंने एक फिल्म की कथा लिखी और कॉन्ट्रैक्ट की साल भर की अवधि पूरी किए बिना 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस भाग आए, क्योंकि बंबई का और उससे भी ज़्यादा वहाँ की फिल्मी दुनिया का हवा पानी उन्हें रास नहीं आया। बंबई टाकीज तब हिमांशु राय ने शुरू ही की थी। उन्होंने मुंशी जी को बहुत रोकना चाहा, पर मुंशी जी किसी तरह नहीं रुके, यहाँ तक कि बनारस से ही फिल्म की कहानियाँ भेजते रहने का प्रस्ताव भी नहीं स्वीकार किया। बंबई में सेहत और भी काफ़ी टूट चुकी थी। बनारस लौटने के कुछ ही महीने बाद बीमार पड़े और काफ़ी दिन बीमारी भुगतने के बाद 8 अक्टूबर 1936 को चल बसे। यही उनका कुल जीवन परिचय है, जिसमें नाटकीय तत्व तो छोड़ ही दीजिए, कोई विशेष कथा तत्व भी नहीं है। जभी तो उन्होंने अपने बारे में लिखा था, मेरा जीवन एक सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। और सच तो यह है कि अगर ऐसी कुछ बात ही न आ पड़ती, तो शायद उस व्यक्ति ने अपने बारे में इतना भी न लिखा होता। कोई पूछता तो वह शायद कह देता, मेरी जिंदगी में ऐसा है ही क्या जो मैं किसी को सुनाऊं। बिल्कुल सीधी सपाट जिंदगी है, जैसी देश के और करोड़ों लोग जीते हैं। एक सीधा सादा गृहस्थी के पचड़ों में फंसा हुआ तंग दस्त मुंदरिस जो सारी जिंदगी कलम घिसता रहा, इस उम्मीद में कि कुछ आसूदा हो सकेगा, मगर न हो सका। उसमें है ही क्या जो मैं किसी को सुनाऊं। मैं तो नदी के किनारे खड़ा हुआ नरकुल हूँ। हवा के थपेड़ों से मेरे अंदर भी आवाज़ पैदा हो जाती है। बस इतनी सी बात है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है। जो कुछ है उन हवाओं का है जो मेरे भीतर बजी, और जो हवाएं उनके भीतर बजी वही उनका साहित्य है। भारतीय जनता के दुख सुख का साहित्य, हमारे आपके दुख सुख का साहित्य, जिसे आप इसी कारण इतना प्यार करते हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।